मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम बात करें बीपीएससी एईडीओ का, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। तो मेरे प्यारे छात्रों, इससे पहले हम आप लोग को 14 प्रैक्टिस सेट इसका दे चुके हैं। आज ये लास्ट 15वां प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद इसमें आप लोग को हम जो इसका लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश का जो है वो, इसमें टोटल 3 पेपर है। एक तो क्या है, जैसे कि एक सामान्य भाषा, ये लैंग्वेज पेपर होगा, उसके बाद आपका मैथ्स होगा, उसका सामान्य अध्ययन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। तो जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे। इसके बाद हम लोग सामान्य अध्ययन के बाद हम लोग इसका लैंग्वेज पेपर देखेंगे और मैथ्स का भी आप लोग को कोशिश करें कि जल्द से जल्द वीडियो दे। जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर दे। और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी चैनल पर बने रहिए, क्योंकि सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टोटल हम आपको प्रीवियस ईयर जितना भी एग्जाम हो चुका है वो सब देंगे, और साथ में आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है। चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के संबंध में सही कथन चुने। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के संबंध में सही कथन बताना। जिन जीवों में अनुकूल विभिन्नताएं होती है उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार किसी जीव में छोटी अनुकूल विभिन्नताएं उसे अपने पर्यावरण में जीवित रहने और सफलतापूर्वक प्रजनन करने में मदद करती है। ये अनुकूल लक्षण अगली पीढ़ियों में हस्तांतरित हो जाते हैं, जिससे समय के साथ प्रजातियों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला तरफ उत्तक है कॉलम 1 में और दूसरी तरफ स्थान है। तो सल्की एपिथीलियम, ये क्या होगा? रक्त वाहिकाओं की भित्ति। 2 नंबर से होगा घनाकार एपिथीलियम, इसका होता है वृक्क नलिकाएं। 1 नंबर। दूसरा कह रहा स्तंभाकार एपिथीलियम, इसका हो जाएगा आंत का अस्तर। स्तरित एपिथीलियम, त्वचा की बाहरी परत। इस तरह सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, सिल्की एपिथीलियम चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत होती है जो रक्त वाहिकाओं की भित्ति और फेफड़े के वायु कोश में पाई जाती है, जहां विसरण की आवश्यकता होती है। घनाकार एपिथीलियम थैलेसीमिया एवं हीमोग्लोबिन के घन के आकार की कोशिकाएं हैं जो वृक्क नलिकाओं और ग्रंथियों की नलिकाओं में पाई जाती है और स्राव तथा अवशोषण में मदद करती है। स्तंभाकार एपिथीलियम लंबी स्तंभ जैसी कोशिकाएं आंत के अस्तर में पाई जाती है जो अवशोषण और स्राव के लिए विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन ए, थैलेसीमिया एक मात्रक समस्या है जबकि सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक समस्या है। कारण आर बोला है। थैलेसीमिया में ग्लोबिन अणु का संश्लेषण कम होता है जबकि सिकल सेल एनीमिया में एक गलत ग्लोबिन अणु का संश्लेषण होता है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मानव के मादा प्रजनन तंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये सही हो जाएगा अंडोत्सर्ग LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि से प्रेरित होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मासिक धर्म चक्र में लगभग 14वें दिन पीयूष ग्रंथि में LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव तेजी से बढ़ता है, जिससे LH सर्ज कहते हैं। यह ग्राफी फूटक को फटने और अंडाणु को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में होता है, न कि गर्भाशय में। भ्रूण का विकास और आरोपण गर्भाशय में होता है, योनि में नहीं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। जब किसी विलयन में H+ और OH- आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन में pH कितना होता है? विलयन में pH कितना होता है? तो ये होगा pH = 7 होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। pH स्केल किसी विलयन की अम्लीय या क्षारकता को मापने का एक पैमाना है। यह एक स्केल है जो 0 से 14 तक होता है। pH 7 उदासीन है, ठीक है, उदासीन होता है कहाँ? शुद्ध जल में। pH 7 से कम अम्लीय, pH जितना कम अम्लीय उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। pH का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही अम्लीय कोई भी चीज उतना ज्यादा होगा, और जितना अधिक होगा उतना क्षारीय कोई भी चीज उतना अधिक क्षारीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर,
कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में से सत्य बताना है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भीतर हाइड्रोजन बंध के कारण बनती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह कथन सत्य है। ठीक है, प्रोटीन एक द्वितीयक संरचनाएं हैं जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट पॉलीपेटाइड की रीढ़ के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंधों द्वारा स्थिर होती है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना एमिनो एसिड के रैखिक अनुक्रम को संदर्भित करती है, न कि 3D विन्यास को। 3D विन्यास तृतीयक संरचना है। विकृतीकरण प्रोटीन की द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचनाओं को नष्ट करता है, लेकिन प्राथमिक संरचनाओं को नहीं तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि यानी एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक हो जाती है। सही तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि यह प्रवृत्ति नियमित नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण अपवाद है। समूह टू का जो तत्व है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है, जिससे वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते, अतः उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है। समूह 15 के तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास अर्ध स्थिर रहता है, यानी अर्ध स्थिर होता है, जिसके कारण उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी लगभग शून्य या धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8। ये जो है आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। एक तरफ कोलाइडी तंत्र है और दूसरी तरफ उसका एग्जांपल दिया है कोलाइडी तंत्र। तो इमल्सन यानी पायस कहाँ पाया जाता है? तो पायस जो है दूध में पाया जाता है। सॉल का ये कहाँ? तो ये पेंट में पाया जाता है, यानी इसका 4 नंबर। जेल जो है वो पनीर में पाया जाता है। ठीक है, और एरोसोल जो है वो धुआं में होता है। एरोसोल कहाँ होता है? धुआं में होता है, यानी उसके उदाहरण है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरह से ऑप्शन कौन मिल रहा है? तो ऑप्शन सी मिल रहा है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। देखिएगा, इमल्सन यानी पायस द्रव का कोलाइडी विलेन है। दूध इसका एक उदाहरण है, जिससे वसा की बूंदें पानी में परिक्षिप्त रहती है। शॉल जो है द्रव में ठोस का कोलाइडी विलेन है। पेंट इसका एक उदाहरण है, जिसमें रंग के ठोस कण द्रव में घुले रहते हैं। जेल ठोस में द्रव का कोलाइडी विलेन है। पनीर इसका एक उदाहरण है, जिससे पनीर ठोस प्रोटीन मैट्रिक्स में फंसा होता है। एरोसॉल गैस में ठोस या द्रव का कोलाइडी विलेन है। धुआं एवं बादल गैस में ठोस कणों के एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो देखिए, बैकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे बहुलक होते हैं जिन्हें एक बार गर्म करके किसी आकार में ढालने के बाद वे अस्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं। उन्हें दोबारा गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। गर्म करके। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर उनके अणुओं के बीच मजबूत क्रॉस लिंक बन जाता है। मजबूत क्या है? क्रॉस का लिंक बन जाता है, साइन चिन्ह बन जाता है। ठीक है, वहीं पॉलीथीन, पीवीसी और नायलॉन 6 थर्मोप्लास्टिक है। 6 और 6 क्या है? ये पॉलीथीन है, पीवीसी और नायलॉन 6 ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, जिन्हें बार बार गर्म करके नरम और ठंडा करके कठोर किया जाता है। ठीक है, इन्हें बार बार गर्म करके नरम करेंगे और ठंडा जैसे करेंगे, ये तीनों जो है वो कठोर हो जाएगा। पर बैकेलाइट को एक बार अगर आपने कर दिया तो बार बार इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। सरल आवर्त गति के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन क्या है? कुल ऊर्जा मध्य स्थिति पर अधिकतम और चरम स्थितियों पर शून्य होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, ये इसका गलत कथन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक कॉपर के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसे उसी पदार्थ की लंबाई लेकिन दोगुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तार से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध जो है 5 ओम हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। कॉपर का प्रतिरोध R बराबर प्रतिरोधकता होगा इनटू लंबाई बाई क्षेत्रफल होगा। ठीक है, लंबाई बाई क्षेत्रफल होगा, इसका फॉर्मूला है। नंबर 12, कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा जा रहा है, श्यानता द्रवों के गुण है, गैस का नहीं।
तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है, तापमान बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। आदर्श द्रव की श्यानता अनंत होती है। तो देखिएगा सही उत्तर आपका होगा तापमान बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम बताते हैं। तो ये आपका सत्य है, सही ये है। गैस में श्यानता अणुओं के एक परत से दूसरे परत में संवेग के स्थानांतरण के कारण होती है। तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे संवेग का स्थानांतरण भी बढ़ता है और परिणाम स्वरूप श्यानता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत द्रवों में श्यानता अंतर आणविक आकर्षण बलों के कारण होती है। तापमान बढ़ने पर ये बल कमजोर हो जाते हैं, जिससे द्रवों की श्यानता घट जाती है। श्यानता द्रव और गैस अर्थात तरल दोनों का गुण है। द्रव और गैस अर्थात तरल जो है ये दोनों का गुण है। श्यानता जो है दोनों का गुण है। एक आदर्श द्रव की श्यानता शून्य मानी जाती है। कितना मानी जाती है? शून्य, 0। क्वेश्चन नंबर 13 में मेरा क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के संबंध में सही कथन आपको बताना है। सही कथन कौन सा? कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम एक ठंडे पिंड से एक गर्म पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण हो। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का क्लासियस कथन है, जो ऊष्मा के प्रवाह की स्वाभाविक दिशा को बताता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। दूसरा नियम ऊष्मा के कार्य को पूर्ण रूपांतरण पर एक सीमा लगाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्रुवन की घटना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवन किया जा सकता है। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवन किया। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, जैसे प्रकाश तरंगे। ध्रुवन के तरंग के कंपन को किसी एक ही तरल में सीमित कर दिया जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग में कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में समानांतर होते हैं, इसलिए उनके कंपनों को किसी एक तल में सीमित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन के गति के नियम के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तीसरा नियम बताता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक ही पिंड पर कार्य करती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कथन गलत है। ठीक है, यह कथन गलत है क्योंकि गलत का ही आपको पहचान करना था। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करता है। दोनों अलग अलग पिंडों पर कार्य करता है। यह बल परिणाम के बराबर और दिशा के विपरीत होते हैं। ये बल अलग अलग पिंडों पर लगते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को कभी भी संतुलित या रद्द नहीं करते हैं। जब कोई बंदूक चलाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जब कोई बंदूक आप चलाते हैं तो गोली पर लगने वाला क्रिया बल उसे आगे धकेलता है, जबकि बंदूक पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल उसे पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, तो ये क्या क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? असत्य बताना है। देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। मरीचिका प्रकाश के विवर्तन का एक उदाहरण है। कौन सा गलत है? तो ये गलत है। मरीचिका जो है प्रकाश के विवर्तन का एक उदाहरण है, नहीं। मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाला एक वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। ठीक है, ये क्या है? दृष्टि भ्रम है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप समझ गए ये क्या है? जो मरीचिका, मृग मरीचिका जिसे कहते हैं, वो क्या है आपका? तो वो जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाला एक वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। जैसे कि गर्मी में जमीन के पास की हवा गर्म होकर विरल हो जाती है, जबकि ऊपर की हवा ठंडी और सघन रहती है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे दूर की वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश के मामले में लागू होता है। किसके मामले में लागू होता है? विद्युत जनित्र के। विद्युत जनित्र, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत जनित्र, जिसे डायनमो भी कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक चालक, यानी आमतौर पर आप ये कह सकते, आमतौर पर तार की कुंडली, जब एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चालक की एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18, पेशी संकुचन के संबंध में गलत कथन का पहचान करें। पेशी संकुचन के संबंध में गलत कथन का पहचान करें। तो सही उत्तर हो जाएगा, संकुचन के दौरान ए बैंड की लंबाई कम हो जाती है। ए बैंड की लंबाई कम हो जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह कथन गलत है, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो यह कथन आपका गलत है। पेशी संकुचन के दौरान ए बैंड की लंबाई अपरिवर्तित रहती है। संकुचन की एक्टिन यानी पतले फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर सरकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 यानी 19 नंबर, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन मॉस और फर्न बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। मॉस जो है वो बायोफाइटा और फर्न जो है टेरिडोफाइटा, दोनों ही बीजाणुओं का निर्माण करते हैं जो उनके जीवन चक्र और प्रजनन को महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेरोफाइटा जैसे फर्न संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम वाले पहले स्थान पौधे हैं, अतः पहले स्थान पौधे हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कौन सा कथन सत्य है? सही बताना है आपको। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में टी तरंग निलय के पुनः ध्रुवन का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात आपका सही है। सी नंबर आपका सही है। एक सामान्य ईसीजी में पी तरंग अलिंद के विध्रुवन को क्यूआरएस यानी कॉम्प्लेक्स निलय के विध्रुवन को और टी तरंग निलय के पुनः ध्रुवन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है? वो है फिनोल का। सही उत्तर ऑप्शन डी है। फिनोल का उपयोग उसकी सांद्रता के आधार पर एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक दोनों के रूप में किया जाता है। फिनोल का 0.2% का घोल एक एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है जिसे जीवित उत्तकों पर लगाया जा सकता है। फिनोल का 1% का घोल का कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग निर्जीव सतहों जैसे फर्श को साफ करने के लिए किया जाता है। एंटीसेप्टिक जीवित उत्तकों पर सूक्ष्म जीवों को मारते हैं जबकि कीटाणुनाशक निर्जीव वस्तुओं पर। 22 नंबर क्वेश्चन है मेरा, मैच द फॉलोइंग। तो पहला कर रहा है, एक तरफ विद्युत चुंबकीय तरंग है और दूसरी तरफ अनुप्रयोग है। कॉलम 1 में क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग और 2 में अनुप्रयोग। सूक्ष्म तरंगे, ये होता है सूक्ष्म तरंगे का होता है रडार प्रणाली, यानी 1 का 4 नंबर। परावैंगनी किरणें, ये होता है जल शोधन, 2 का 3 नंबर। एक्स किरणें से हड्डी स्ट्रक्चर का पता लगाना, यानी कि 1 नंबर। अवरक्त किरणें, टीवी रिमोट कंट्रोल, यानी 2 नंबर। तो इस तरह से सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। सूक्ष्म तरंगे का उपयोग रडार प्रणाली में विमानों का पता लगाने और संचार के लिए किया जाता है। परावैंगनी किरणें को अपने कीटाणुनाशक क्षमता के कारण इनका उपयोग जल शोधन में बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। एक्स किरणें
के भेदन क्षमता के कारण इसका उपयोग हड्डी के फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए चिकित्सा में किया जाता है। अवरक्त किरणें का उपयोग टीवी रिमोट कंट्रोल जैसे उपकरणों में सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो सभी प्रकार के संघटों में कुल ऊर्जा और कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहते हैं, हमेशा संरक्षित रहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है। संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम भौतिकी के मौलिक नियम है। किसी भी विलगित निकाय के लिए चाहे संघट्ट प्रत्यस्थ हो या अप्रत्यस्थ कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा कथन ऊष्मागति के 0वें नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सही उत्तर होगा यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में है तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, तापीय साम्य में। सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 ओजोन परत के क्षरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो सही उत्तर ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पूरी तरह से गायब हो जाना, ओजोन परत का पूरी तरह से गायब हो जाना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिएगा ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पूरी तरह से समाप्त होना नहीं है, बल्कि यह समताप मंडल के किसी क्षेत्र में ओजोन के सांद्रता का अत्यधिक कम हो जाना या परत का बहुत पतला हो जाना। ओजोन परत क्षरण मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव निर्मित रसायन के कारण होता है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक यानी परावैंगनिक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर 26 क्वेश्चन में है अभिकथन ए किसी खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दशीय होता है, कारण ऊष्मागति के नियमों के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी भी खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादकों से विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं तक केवल एक दिशा में होती है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा चय क्रियाओं और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पवित्र उपवन क्या है। पवित्र उपवन क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण समुदायों द्वारा संरक्षित वन के टुकड़े। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन सी होगा। पवित्र उपवन या देव बनी वनस्पति से भरपूर वे क्षेत्र है जिन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा किसी देवता या पूर्वज की आत्मा के निवास स्थान के रूप में पवित्र मानकर संरक्षित किया जाता है। इन वनों से लकड़ी काटना या शिकार करना जैसी गतिविधियां वर्जित होती है, जैसे वे जैव विविधताओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन जाते हैं। 28 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किस अतिरिक्त घटक का उपयोग किया जाता है। किस अतिरिक्त घटक का उपयोग किया जाता है? तो वो है ग्लिसरीन और एथेनॉल का। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ग्लिसरीन और एथेनॉल। पारदर्शी साबुन बनाने की प्रक्रिया में अतिरिक्त ग्लिसरीन और एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बने हुए साबुन को एथेनॉल में घुला जाता है ताकि अघुलनशील अशुद्धियां हटाई जा सके। इसके बाद अतिरिक्त विलय को वाष्पित कर दिया जाता है। साबुन को सूखने और अपारदर्शी क्रिस्टल बनाने से रोकने के लिए इसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है जो इसे नमी और पारदर्शिता प्राप्त करता है। साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहलाता है। साबुन के निर्माण की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 अवतल दर्पण में फोकस बिंदु वह है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें
परावर्तन के बाद अभिसारित होती है, यह परिभाषा किस प्रकार की किरणें के लिए सबसे अधिक सटीक है? किस प्रकार की किरणों के लिए सबसे अधिक सटीक है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा केवल केवल उपाक्षीय किरणें, केवल उपाक्षीय किरणें। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपाक्षीय किरणें। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकाइटिकाइड्स का मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रियाओं और तनाव प्रतिक्रिया में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 9 मई 2025 को किन योजनाओं का 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? 10 वर्ष पूरा हो गया है। ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सही है। अटल पेंशन योजना, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों योजनाएं भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। 9 मई 2015 को शुरू की गई थी ये तीनों योजनाएं। 32 नंबर, हाल ही में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है बिहार में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य तार के वृक्षों के मालिकों और तारी निकालने वाले श्रमिकों को रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य बिहार राज्य में चिन्हित 2 लाख तार के वृक्षों से उत्पादन करना है। क्वेश्चन नंबर 33, 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? संजय सेठ ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 80वें विजय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे। भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के कारण नरेंद्र मोदी ने रूस में होने वाले 80वें विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है। तो सही उत्तर होगा आपका नई दिल्ली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नई दिल्ली में। यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष अभियान के तहत चलाया जा रहा है। नई दिल्ली में 3 ऐसे प्रवासियों को पकड़ा गया जो ट्रांसजेंडर के रूप में छिपकर रह रहे थे। ऑपरेशन का उद्देश्य अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना। 35 नंबर क्वेश्चन, ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ज्योति योजना तो ये शुरू की गई है केरल के सरकार द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ियों में शामिल करने के लिए एक व्यापक अभियान है। इस पहल का मुख्य फोकस शिक्षा में समावेश, स्वास्थ्य और कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 36, हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया? हारोन ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया इजराइल के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने हारोप ड्रोन ने पाकिस्तान के कई हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर इस ड्रोन से हमला किया गया। हारोप को आत्मघाती ड्रोन और कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार जीते? कितना पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है 4। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के पुलित्जर पुरस्कारों की कुल संख्या 139 हो गई है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में, कब थी? 1917 में हुई थी। इस वर्ष सबसे अधिक पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है, सबसे अधिक पुरस्कार इस बार। क्वेश्चन नंबर 38, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस खेल में बिहार के दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। तो सही उत्तर होगा रग्बी फुटबॉल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
बिहार ने रग्बी फुटबॉल में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। बिहार टीम ने उड़ीसा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इससे पूर्व सेपक टकरा से बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। 39 नंबर क्वेश्चन, 6 मई 2025 को फ्रेडरिक मतजे को किस देश का चांसलर नियुक्त किया गया है? तो ये चांसलर नियुक्त किया गया है जर्मनी का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 मई 2025 को चांसलर नियुक्त किया। वे जर्मनी के कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के नेता है। दूसरे राउंड की वोटिंग में 325 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके गठबंधन के पास 328 थी। जर्मनी का यह पहला अवसर है जब कोई चांसलर पद का उम्मीदवार पहले दौर में बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 40, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 130 में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह रिपोर्ट ए मैटर ऑफ चॉइस यानी पीपल एंड पब्लिसिटी इन द इज ऑफ AI शीर्षक से UNDP द्वारा जारी की गई है। UNDP द्वारा इस वर्ष 193 देशों में से भारत को 130वें स्थान दिया गया। 193 में से भारत का स्थान 130वां है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया? मानवीय सहायता और आपदा राहत में भाग लिया, तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है आपका मालदीव। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मालदीव का वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है और यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रूफिया है। मालदीव की मुद्रा। 42, सुधी रमन कप जो बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? सुधी रमन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये देश जीता है आपका चीन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर जीत लिया। यह खिताब चीन ने 14वीं बार जीती है। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम 9वें स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने भाग लिया है। 27 अप्रैल से 4 मई 2025 तक सुधी रमन कप का आयोजन जियामेन में किया गया। जियामेन कहाँ? तो चीन में। सुधी रमन कप की शुरुआत 1989 ईस्वी में की गई थी। कब की थी? 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रकाश मखदूम को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। कब की थी? 1975 में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारत का पहला AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? कहां खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह 13.5 एकड़ में होगी, जिसे 2.7 हेक्टेयर क्षेत्रीय स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका भारत में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। क्वाड के सदस्य देश भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे क्वाड के प्रस्तावक थे। क्वाड औपचारिक रूप से 2007 में अस्तित्व में आया था। क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है वो हमारा कौन सा है? तो हमारा जम्मू कश्मीर है। सही उत्तर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। केसर एक सुगंधित पदार्थ है जो केसर के पौधे के पुष्प के वार्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। भारत में केसर केवल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ एवं कश्मीर के पंपोर के केरवा मैदान में पैदा होती है।
विश्व में केसर उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये देवप्रयाग में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ अलकनंदा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? तो ये है आपका बोर्नियो। बोर्नियो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7,43,330 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है जिसका क्षेत्रफल हमने बताया 7,43,330। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में मेरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? कौन सा जो है इन चारों में मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़िया मेघालय पठार का अंश नहीं है, भुवन पहाड़िया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। खासी, गारो और जयंती नाम मेघालय के जनजातियों का भी है। खासी, गारो और जयंती जो है ये मेघालय के जनजातियों का भी नाम है। भुवन पहाड़िया असम राज्य में स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटक और दर्शनीय स्थल है। यह पहाड़िया मेघालय पठार का भाग नहीं है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, इन चारों में बताना है आपको वह दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है नाथुला दर्रा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 4310 मीटर है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। नाथुला दर्रा से होकर भारत का चीन के साथ अधिक व्यापार होता है। सबसे अधिक व्यापार होता है नाथुला दर्रा के साथ। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? किसको लिखकर दे सकता है? तो ये दे सकता है राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल संसद द्वारा हटाया जा सकता है, केवल संसद द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति के बाद 65 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित बातें कही गई। यह उपबंध है। 52 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो उसको जो है 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के गठन किया गया। अनुच्छेद 80 में 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया। 84 के अंतर्गत सांसद सदस्यों की योग्यता से संबंधित बातें कही गई है। और आपकी उम्र जो है 30 साल, अगर आपको राज्यसभा या विधान परिषद का राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आजाद हिंद फौज जो है वो मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 से 11 नवंबर 1945 तक आजाद हिंद फौज के सिपाहियों आर के सहगल, शाहनवाज तथा गुरु बख्श सिंह ढिल्लन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? 1813 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 चार्टर एक्ट के तहत शुरू किया गया था। 1813 चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल के अधिकार दिया गया। वह 1 लाख रुपए साहित्य को पुनरुद्धर और भारत के स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने हेतु
ब्रिटिश शासित प्रदेशों के वासियों को विज्ञान एवं प्रदर्शन की शिक्षा प्रदान करने हेतु खर्च करे, यह अधिकार दिया गया 1813 में। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित चट्टानों में से किस या किन चट्टानों के संस्तरों या परतों में खनिजों के निक्षेपण या संचयन होता है? खनिजों का निक्षेपण होता है या संचयन होता है? तो सही उत्तर होगा अवसादी चट्टान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टान के उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट है और सेलखड़ी आदि है। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेप, संचयन व जमाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसे यूरोप के पुनः जागरण का अग्रदूत माना जाता है? किसे माना जाता है पुनः जागरण का अग्रदूत? तो ये था दांते को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुनः जागरण का आरंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, जहां दांते का जन्म हुआ। दांते में टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखी, जो स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर 57, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी है। किससे जुड़ी हुई? कुल्लू घाटी से। तो ये जुड़ी हुई है रोहतांग दर्रे से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को विश्व का चीनी कटोरा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना है। हवाना क्यूबा की राजधानी है। क्यूबा विश्व में सर्वोत्तम किस्म के सिगार के निर्माणकर्ता के रूप में विख्यात है। उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर चीनी का कटोरा भारत में पूछा जाए कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और चावल का कटोरा पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य का। और बिहार को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि रोहतास जिला को कहा जाता है, रोहतास जिला। बिहार में धान का कटोरा रोहतास जिला को कहा जाता है। अगर पूछे कि बिहार में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो रोहतास जिले को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में, किस निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है? डैश के साथ होती है, तो गिरावट के साथ होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। निम्न स्तरीय वस्तु की मांग कम आय वाले व्यक्ति मुख्यतः करते हैं। निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में कभी आय में वृद्धि को दर्शाता है। 60 नंबर मेरा क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो इसका जो विकास किया था वो किए थे नेकचंद ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेकचंद। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के सुखना झील के निकट स्थित है। रॉक गार्डन की स्थापना 1958 में की गई थी। रॉक गार्डन मूलतः एक स्कल्पचर गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? तो मनाया जाता है 7 जून को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये सही उत्तर होगा आपका इरविन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के मध्य भारत का वायसराय था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। ब्रिटिश मूल के वकील एवं पत्रकार H.S. पोलाक दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ गांधी के साथ मिलकर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जीन जैक्स रूसो है। जीन जैक्स रूसो। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर 64 नंबर,
ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुनः समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी के रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? किसके संरक्षण से जुड़ा है रामसर सम्मेलन? तो ये जुड़ा हुआ है आपका आर्द्र भूमि से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक शहर में आयोजित किया गया था। रामसर कन्वेंशन की परिभाषा के अनुसार स्वच्छ जल की नदियां, झीलें, डेल्टा, दलदल, बाढ़ के दौरान तथा बाढ़ के जंगल, धान के खेत, प्रवाल भित्तियां तथा वे सभी समुद्री क्षेत्र जहां आने वाले निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते हैं तो आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया जाता है। भारत में वर्तमान स्थिति तक कुल रामसर स्थल की संख्या 91 है। यह कब तक है? तो ये जो हम बता रहे हैं वो सितंबर 2025 तक की बात बता रहे हैं। सितंबर 2025 तक 91 है भारत में। क्वेश्चन नंबर 66। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिकेंद्र। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, अधिकेंद्र। भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफी के द्वारा मापा जाता है। 67। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दिया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक है। ग्रेट ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक। क्वेश्चन नंबर 68। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला? किस अधिनियम के द्वारा? तो ये मिला था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1919 में भारतीय शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में दैत शासन लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय में दैत शासन समाप्त किया गया और प्रांतीय स्वयं सत्ता दी गई और केंद्र में दैत शासन लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 69। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो ये हुआ था 64वां संविधान संशोधन बिल से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 64वें संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लाया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसे 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 240 से 240 9 तक और 11वीं अनुसूची में 29 कार्य को वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सितंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने। संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार थे हरिसेन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला शैली समन्वय है तो किसका है? भारतीय और ग्रीक कला का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय और ग्रीक कला का। गंधार कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासन।
गंधार कला का प्रसिद्ध स्थान तक्षशिला था। गंधार कला के तहत निर्मित महात्मा बुद्ध की मूर्ति की तुलना यूनानी देवता अपोलो से की गई है। यूनानी देवता अपोलो से की गई है। 73 सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित माना जाता है। अयप्पा को हरिपुत्र भी कहा जाता है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेपाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 सीरी शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और श्री दुर्ग का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण करवाया था। 1303 में मुख्य सेना चित्तौड़गढ़ अभियान में गया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 75 अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक उदय सिंह था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1567 से 68 में अकबर ने चित्तौड़ अभियान के दौरान फतेह सिंह और जयमल शहीद हो गया। फतेह सिंह और जयमल शहीद हो गया। अकबर ने यहाँ जिहाद का नारा दिया। अकबर ने चित्तौड़गढ़ अभियान में हजारों की संख्या में हत्या करवाई। हल्दी घाटी के 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? चुआर, तो यह विद्रोह शुरू हुआ था 1771 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। चुआर विद्रोह की चरम स्थिति 1798 से 99 देखा गया। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और बांकुरा नामक स्थान पर घटित हुआ। इस विद्रोह के नेता दुर्जन सिंह थे जो विस्थापित जमींदार थे। चुआर विद्रोह को जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। चुआर शब्द का प्रयोग बंगाल में स्थानीय आदिवासियों के लिए किया जाता था और यह अपमानजनक शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। किसका? भरतेंदु हरिश्चंद्र का है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। हरिश्चंद्र को जो है वो खड़ी बोली का जनक माना जाता है, भरतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 78 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंड सेन है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, एमुंड सेन। उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है और पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात यह स्थित है उत्तरी अमेरिका में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 80 नंबर क्वेश्चन मेरा, बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है माली की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का कब गठन हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1946 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंची और इस मिशन के 3 सदस्य थे। पहला था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर, ये तीनों इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की छठी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में मौलिक अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भाग 12 के अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कहां से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है?
तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया प्रस्तावना की भाषा। क्वेश्चन नंबर 84, सरकारिया आयोग का गठन कब किया? यह कब बनाया गया? सरकारिया आयोग बनाया गया था, यह बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए, केंद्र और राज्यों का पुनरावलोकन करने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। आर.एस. की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? सार्वजनिक वस्तु क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, क्या नहीं है? तो पशुपालन नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? कौन सी समिति बनी है? तो ये बनी है तारापोर समिति। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, तारापोर समिति। 1992-93 केंद्रीय आम बजट ने भारतीय रुपए को आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित बना दिया था। मुद्रा परिवर्तनीयता का निर्णय सरकार के द्वारा किया जाता है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लाभ निम्नलिखित है। पहला, देश की आर्थिक पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की लागत कम होगी, वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो खेल उत्कृष्टता सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 91-92 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। 6 अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। इसका नाम बदल दिया गया 6 अगस्त 2021 को। राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद रखा गया इसका। इस खेल अवार्ड में 25 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 89, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध टेनिस से। सही उत्तर ऑप्शन सी। टेनिस खेल का उद्भव इंग्लैंड में हुआ। टेनिस खेल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है। ए सेंचुरी इज नाइट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा जो है सौरव गांगुली की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा चट्टान प्रणालियां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है धारवाड़, विंध्यन, टर्सेरी। उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक पाई जाती है। 92, गंगा नदी बिहार के किस जिले में चौसा के पास प्रवेश करती है? किस जिले में चौसा के पास प्रवेश करती है? तो बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास प्रवेश करती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह नदी बिहार के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर बिहार के 12 जिलों से होकर बहती और कटिहार जिलों में होकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। वो 12 जिले कौन कौन से? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय और कटिहार है। 93 नंबर, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? यह था मलिक जानी को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार बंगाल में बख्तियार खिलजी ने मुस्लिम राज की स्थापना की। मुस्लिम राज की स्थापना किसने की थी बंगाल और बिहार में? तो बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 94, गंगा के दक्षिणी तटबंध के समानांतर पटना से लखीसराय तक फैले निम्न भूमि क्षेत्र की विशेष मिट्टी को क्या कहते हैं? इस विशेष मिट्टी को कहते हैं टाल मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। टाल शब्द का अर्थ है निम्न भूमि या
झील जैसा क्षेत्र है जो मानसून के दौरान गंगा के पानी से भर जाता है। यह मिट्टी भारी, चिकनी और धूसर रंग की होती है, जिससे जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। टाल मृदा में उच्च मात्रा में लाओमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। क्वेश्चन नंबर 95, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो कौन सा बुक है? वो है इंडिका। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता है। इस प्रशासन में कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार के निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त है? तो ये हो जाएगा शाही लीची को प्राप्त है, कतरनी चावल को प्राप्त है और मरचा धान को प्राप्त है। ये तीनों को। सही उत्तर अपना क्या होगा? उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वो कौन सा जिला है? तो वो जिला है किशनगंज। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। किशनगंज बिहार के उत्तर पूर्व कोने में स्थित है, जो इस एक अद्वितीय भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है। इसकी उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, जबकि इसके पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक राष्ट्रवादी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो ये प्रकाशित किया था मजरूल हक ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, 1921 में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम उपकुलपति कौन थे? प्रथम उपकुलपति कौन थे? ब्रजकिशोर प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करने वाले छात्रों के लिए शिक्षा की एक वैकल्पिक राष्ट्रवादी प्रणाली प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 100, 1914 में जतरा उराव द्वारा शुरू किया गया ताना भगत आंदोलन का मूल दर्शन क्या था? इसका मूल दर्शन था एकेश्वरवाद और मांस मदिरा का त्याग। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पूरा 100 क्वेश्चन दिया है और आगे आपको जो है ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, तो चैनल पर बने रहिए। और आप लोग को जो भी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।